सो हेलो गाइस, आज हम यही रोग निदान का आगे कॉमन जीआईटी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। तो क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है, इट कॉजेज इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड अल्सर्स इन द लाइनिंग्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है और इसमें क्या होता है? इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड अल्सर्स इन द लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द ओवर ये कुछ है, ये नॉर्मली आप नहीं भी लिख सकोगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये ऊपर की लाइन है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से लार्ज इंटेस्टाइन तक ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ एक्टिव डिजीजेस आर एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया मिक्सड विथ ब्लड। ठीक है, ये क्लिनिकल साइन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा वेट लॉस, फीवर एंड एनीमिया में ऑल्सो बी ऑकर। एनीमिया इसलिए क्योंकि ब्लड भी जा रहा है, तो ब्लड के जाने के कारण ब्लड एचबी कम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। ठीक है, ऑफन सिम्टम्स में कम ओनली एंड स्लोली एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। ठीक है, और उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, तो मेगा कोलॉन है, इन्फ्लामेशन ऑफ आई जॉइंट्स और लिवर एंड कोलॉन कैंसर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसका कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन थ्योरीज जो है इन्वॉल्व इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, जेनेटिक्स, चेंजेस इन नॉर्मल गट बैक्टीरिया एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम रहती है उसका इम्प्रॉपर फंक्शन जो है वो एक कॉज हो सकता है। इसका जेनेटिक्स हो सकते हैं कि मतलब कोई हो सकता है हेरिडिटरी हो या फैमिली में और किसी को भी हो। चेंजेस इन द नॉर्मल गट बैक्टीरिया, ये क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें भी एक गुड बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो इसमें भी ना प्रोबायोटिक्स, जैसे दही एक देते हैं खाने के लिए, तो उसमें प्रोबायोटिक्स होता है और मेडिसिन फॉर्म में भी प्रोबायोटिक्स आता है, तो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रेट्स टेंड टू बी हायर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, है ना। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है। डायग्नोसिस इज टिपिकली बाय कोलोनोस्कोपी विथ टिश्यूज़ बायोप्सी। ठीक है, कोलोनोस्कोपी जो है एक इमेजिंग टेक्निक होता है जिससे आप प्रॉपर जो है उसमें देख सकते हो कि भैया कहाँ पे जो है टिश्यूज़ की बायोप्सीज़ वगैरह करके कि मतलब भैया प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे। तो क्या है ये IBD है, अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया या अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ अलॉन्ग विथ क्रॉन्स एंड माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस। ठीक है, डाइटरी चेंजेस सच एज मेंटेनिंग हाई कैलोरी डाइट और लैक्टोज फ्री डाइट में इम्प्रूव सिम्टम्स। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई पेशेंट आए ना, तो मेन आप उसको थोड़ा सा, जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं थोड़ा गुरु आहार वगैरह बंद कराओ, तो वैसे ही कि हाई कैलोरी डाइट जो मतलब बहुत हैवी डाइट रहता है और लैक्टोज फ्री डाइट मतलब दूध वगैरह पचाने में थोड़ा मुश्किल रहता है इसमें, तो ये सब आप पेशेंट को ना दें। सेवरल medications are used to treat symptoms and bring about and maintain remissions, including aminocylates as mesalazine और sulfasalazine, steroids, immunosuppressants such as एजेथियोप्रिन एंड बायोलॉजिक थेरेपी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर पैथोलॉजी में देखा था कि भाई इम्यून कॉज भी हो सकता है, तो उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लेट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। रिमूवल ऑफ कोलोन भी है अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है अपन कॉजेज़ देखते हैं कि कोई एकदम ऐसा कॉज नहीं है भैया। स्ट्रेस और जेनेटिक्स मेनली इसमें इम्पॉर्टेंट है ना, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो ये उतना ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जेनेटिक फैक्टर में थोड़ा एक रीडिंग लगा सकते हो। बाकी जो है ये ना भी उतना देखो, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर थोड़ा देख सकते हो। ठीक, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि डाइट है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिफ़ाइंड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के में देखा गया है कि जो लोग रिफ़ाइंड शुगर लेते हैं उनमें ये डिज़ीज़ देखा जाता है। अनसैचुरेटेड फैट एंड विटामिन B6 जो है वो भी इसका चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है,
उसके अलावा मीट प्रोटीन है, अल्कोहल है, ये सब लेने से, ठीक है। सल्फ़र जो है वो भी बहुत पाया गया है, ठीक है, इसमें। और सल्फ़र जो है इसमें रेस्ट्रिक्ट करना रहता है आपको, पेशेंट को, ठीक है। तो ये था। अब ब्रेस्ट फीडिंग है कि ब्रेस्ट, कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो आईबीडी को डेवलप नहीं होने देता है, तो ठीक है। तो ये है। अब यूसीएस, ऑटो इम्यून डिजीज़, तो क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है वो टी सेल्स इन्फिल्ट्रेटिंग द कोलोन से कैरेक्टराइज्ड होता है, ठीक है। कि ये वाला पॉइंट जो है आप देख सकते हो ऐसे, उतना ज़्यादा नहीं है, आपको जस्ट जनरल एक रीडिंग करा सकते हो, बाकी उतना ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कि लेवल ऑफ सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया टेंड टू बी हायर इन पर्सन विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखा था हमने कि सल्फ़र जो है और सल्फेट वगैरह जो है वो कॉज करता है, तो भैया उसको रिमूव करने वाले बैक्टीरिया अगर बॉडी में बन रहे हैं, यानी कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, विच कैन इंडिकेट हायर लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द, है ना, तो ऐसे करके लिखा हुआ है इसमें। इन्फेक्शन बाय माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीशीज पैराट्यूबरक्लोसिस हैज़ बीन प्रपोज्ड एज द अल्टीमेट कॉज ऑफ बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि भैया स्मोकिंग जो करेगा उसको क्रॉन्स डिजीज़ ज़्यादा होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको कम स्मोक करेगा उसको होगा, ठीक है। एज यूजुअली ऑनसेट बिटवीन, है ना, इसमें 25 से 15 वाला है, तो इस प्रकार से है, ठीक है। अब क्या है, टाइप्स क्या क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस के? तो अल्सरेटिव प्रोसाइटिस है, ये इसमें रेक्टम से, कोलॉन से और क्लोजेस्ट टू द एनस, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग में भी ओनली साइन ऑफ डिजीज़, ठीक है, इसमें रेक्टल ब्लीडिंग होगा। प्रोक्टोसिग्मोइडोटाइटिस, है ना, रेक्टम एंड लोअर एंड ऑफ कोलॉन जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। इन दिस कंडीशन पेशेंट हैव ब्लडी डायरिया, belly cramps and pain. Patient have the urge to poop but wouldn't be able to. Left sided, it causes cramps on the side of belly. Patients will have bloody diarrhea and might lose weight without trying. Patient will have inflammation from rectum up through the left side of colon, ठीक है। पेनकोलाइटिस, है ना, ये सिर्फ कोलॉन को करता है, इसमें भी वही ब्लडी डायरिया, मेजर वेट लॉस, ये सब है ना। एक्यूट भी है, इसमें भी डायरिया, मतलब आप बस टाइप्स देख सकते हो, बाकी लगभग जो है जो इसमें सिम्टम्स है एक ही टाइप के हैं, बस जैसे देखना ये प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस में थोड़ा सा अलग है ना, और अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका। ये बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, मेन तो इतना ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ये देखो, पेशेंट जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या, रेक्टल ब्लीडिंग हो गया, डायरिया, टेनिस्मस, अर्जेंट टू इवैक्यूएट, बट है ना, लेकिन बहुत लोअर एब्डोमेन, ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कि इसमें ब्लड और म्यूकस रहेगा, इसमें स्टीटोरिया रहेगा, टेनिस्मस जो है लेस कॉमन है और इसमें मोर कॉमन है, ठीक है। फीवर जो है कॉमन डिजीज़ है, इसमें इंडिकेट सीवियर है, बहुत सीवियर कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, डिजीज़ के प्रोसेस के ऊपर है, ठीक है। पेशेंट जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसमें डायरिया मिक्सड विद ब्लड एंड म्यूकस रहेगा, ऑफ ग्रेजुअल ऑनसेट दैट परसिस्ट फॉर एन एक्सटर्नल पीरियड, ठीक है। उसके बाद है, मतलब कि जो पेशेंट रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस का, उसको ना डायरिया जो है ब्लड के साथ थोड़े टाइम बाद आएगा, ठीक है, और थोड़े टाइम तक रहेगा, ठीक है। वेट लॉस और ब्लड ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन, आप जब उसको रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो वहाँ पे आपको ब्लड दिखेगा,
इन्फ्लामेशन जो है वो डिजीज़ के कारण होता है, और उसके साथ साथ जो ब्लीडिंग होती है ना उसके कारण होता है, और वो जो ब्लीडिंग होती है वो एनीमिया के चांसेस बढ़ा देती है। ठीक है, उसके बाद है भाई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, बाउल मूवमेंट्स और पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो ठीक है, उसके बाद क्या है कि इनिशियल साइंस ऑफ डिजीज़ है, पेनफुल अर्थराइटिक नीज इन टीनेजर्स है। ये कुछ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स है, तो मेन कंप्लेंट्स में तो आप एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स ये सब डाल सकते हो, और एसोसिएटेड कंप्लेन में ना ये वाला पॉइंट आप डाल सकते हो कि पेनफुल अर्थराइटिक नीज इन टीनेजर्स। ठीक है, देन आगे हम बात करेंगे एक्सटर्नल इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ नॉर्मली कंटिन्यूस फ्रॉम रेक्टम अप टू द कोलॉन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये कुछ ऐसे ही है कि ये आप जनरली एज रीडिंग लगा सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये वाला पॉइंट आप याद भी रख लोगे तो चलेगा कि रेक्टम से कोलॉन तक का इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, बाकी आप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भी आप ध्यान रखोगे तो चल जाएगा। जो बेसिक जो हमने देखा था वो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, लो ग्रेड फीवर इसमें मिल सकता है आपको, मतलब कि कुछ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स का अगर आएगा ना तो आप ये वाले पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि भैया, और इसमें क्या क्या रहेगा कि भैया ईएसआर और सी रिएक्टिव जो है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद है क्योंकि देखो जब इन्फेक्शन हुआ है ना तो ईएसआर एरिथ्रोसाइट से मतलब आप देख सकते हो कि भैया कहीं बहुत ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स का डेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ईएसआर को आप देख सकते हो। वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो सीआरपी देखते हैं इन्फ्लामेशन के लिए, बट इसमें ये रेशियोज़ नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, मॉडरेट कंडीशन क्या रहेगा, मोर देन 4 स्टूल्स डेली रहेगा, नहीं है ना, और एनीमिया रहेगा, और मॉडरेट पेन और फीवर। सीवियर मतलब इसको क्लासिफाई किया गया है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में, तो ये भी आप एक हेडिंग बना के लिख सकते हो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टेजेस की माइल्ड में क्या क्या होगा, है ना, मॉडरेट में क्या होगा और सीवियर में क्या होगा। तो सीवियर में 6 से ज़्यादा आपका ब्लडी स्टूल्स रहेगा, इसमें क्या था 4 स्टूल्स था, लेकिन इसमें क्या होगा सीवियर में ब्लड भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत तेज़ चलेगा, एनीमिया, और इसमें ईएसआर और सीआरपी जो है बढ़ा रहेगा। जैसे हमने माइल्ड में देखा था उसमें नॉर्मल रहेगा, बट इसमें क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रेड ब्लड सेल्स का भी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है फेल्मिनेंट डिजीज़ को रिलेट्स विद मोर देन 10 बाउल यूनिट्स, है ना, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ तक इसको पढ़ सकते हो आप, ये और भी सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एप्थॉस अल्सर होगा माउथ में, मतलब कि आपको अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डाइजेस्टिव आप देखना, कोई भी अगर डाइजेस्टिव डिजीज़ हुआ है आपको तो बोलते हैं ना कि जैसे नॉर्मली कि अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो आपको अल्सर वगैरह हो जाते हैं, तो वही वाला बात है। आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर एग्ज़ाम में आए तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसको लिखना है। हेडिंग्स में पहले आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन, तो उसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है ना, वो आप लिख सकते हो। देन उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स देखोगे तो साइन क्या लिखोगे, जो आप पेशेंट में देखोगे तो क्या क्या देखोगे कि भैया एब्डोमेन डिस्टेंडेड रहेगा, मतलब आप इसको अच्छे से लिख सकते हो ऐसे, और पर रेक्टल ब्लीडिंग इसमें पेशेंट में दिखेगी, और पेशेंट को जो है पेन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग साइन जो है ऑन पाल्पेशन ऐसे करके आप देख सकते हो, लिख सकते हो, टेंडरनेस प्रेजेंट करके लिख सकते हो, और डिस्टेंडेड एब्डोमेन ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर एनीमिया होगा, इफ़ एनीमिया है तो पेलोर भी लिख सकते हो आप अपने तरफ से। ये कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि आप जब जनरल एग्जामिनेशन करते हो तो पेशेंट को अगर पेलोर रहता है ना तो एनीमिया के केसेस में पेलोर दिखता है। ऑप्थेल्मिक है, इरिटाइटिस, यूवाइटिस है ना, आई इरिस है, ये कुछ एक्स्ट्रा जो है वो लिख सकते हो। तो इसमें आप एकदम सारा चीज़ मत ध्यान रख सकना। इसमें देखो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा है यहाँ पे एनक्लोलाइसिस, एनक्लोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद है
एपिस्क्लेराइटिस आप याद रख लेना, मस्कुलोस्केलेटल याद रख लेना, एप्थॉस अल्सर ऑफ माउथ, और ये आप याद रख लेना, बस ज़्यादा नहीं, 3 4 5 याद रख लेना। और क्लबिंग और डिफॉर्मिटी एट द एंड्स ऑफ द फिंगर। क्लबिंग में क्या होता है ना कि जो नाखून जो है थोड़े से उभर जाते हैं, उसके नीचे का मांस बढ़ जाता है सामान्य भाषा में बोले तो। ठीक है, तो ये कुछ बात थी। अब अगले क्लास में हम नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और देखेंगे।